नमस्कार। आज हम मंच पर उपस्थित युवा के आला अधिकारी और मेरे साथी होने दो दिवसीय अपने फसल में उन्नत कृषि पे जो कार्यशाला रखी है, उस कार्यशाला में मैं मानता हूँ आप लोग काफ़ी आभारी होंगे। कैसे होंगे वो आप लोग समझते हैं कि इस बारे में उन्नत कृषि कैसे की जाती है। मेरे साथी डॉक्टर अमित राजे साहब ने इसकी उन्नत कृषि कैसे की जाती है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह से मदद से लाभ ले सकते हैं बारे में चर्चा की। जैसा कि मैं वो जो विशेषज्ञ के रूप में हूँ और उनकी पहचान वो कैसे होते हैं और कैसे उसका प्रबंधन करें, उस बारे में आप लोगों से चर्चा करूँगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब हम अपने सारे किसान भाइयों के सामने अपनी बात रखते हैं और वो हमारी बात सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं। तो साथियों, आज हम बात करते हैं अफीम की फसल में लगने वाले रोग। अधिकतर किसान भाई जानते हैं कि रोग एक ऐसी चीज़ है जो किसी के भी लग जाती है तो नुकसान होता ही है, चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो और चाहे फसल हो, कैसे भी फसल हो। लेकिन अगर हम समय पर उसका निदान कर लें, उपचार कर लें और सही तरीके से कर लें तो हम उन रोगों से बचाव करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो अफीम की फसल में मुख्य रूप से 5 तरह के रोग आते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक अलग अलग अवस्था में दिखाई देते हैं। वो इनका प्रबंधन जो करना होता है वो हमें शुरू से ही करना पड़ता है। दूसरी बात, हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ये रोग कैसे पनपते हैं और शुरुआत में ही हम इस रोगों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, आपको बताऊं मैं कि रोग कहीं बाहर से नहीं आते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है बिजोड़ और दूसरा होता है मृदोड़, यानी कि बीज की सतह के ऊपर रोग के रोगाणु या उसके अंदर उपस्थित होता है, वो तो होता है आपका बिजोड़ रोग। दूसरा कि अपनी पूर्व फसल में अगर रोग आ गया था, जो पहले जो फसल ली थी आपने भी, और उस रोग से रोगग्रस्त पौधे आपके जमीन के अंदर ही रह गए, तो उस रोग के रोगाणु जमीन के अंदर पनपते रहेंगे, सदियों तक चलते रहेंगे वो, जब तक वो फसल हो गया। तो हमें उपचार करने की शुरुआत की जरूरत है, एक तो बीजों की और दूसरी जमीन की, दोनों का उपचार करना आवश्यक होता है प्रारंभिक अवस्था में। अब आती है बात रोग क्या है। तो रोग 2 तरह से होते हैं, एक तो होता है आपका जैविक और एक अजैविक। जैविक का मतलब तो समझते हो कि जो कि जीवों के द्वारा होते हैं, जिसमें क्या आपके फंगस है जिसे कवक बोलते हैं, बैक्टीरिया जिसे जीवाणु बोलते हैं, वायरस जिसे विषाणु बोलते हैं, है ना, सूत्रकृमि, ये सभी आते हैं जो रोग पैदा करते हैं। और दूसरा अजैविक, तो इन दोनों के अंदर अजैविक जो होता है उसका भी बड़ा महत्व है। क्यों है? क्योंकि अजैविक कई तरह के कारक होते हैं। जैसे आपकी जमीन है, मान लो क्षारीय है या अम्लीय है या उसमें पानी बढ़ता है या सूक्ष्म तत्वों की जो जरूरत है या तो वो पूरे नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आपकी फसल अच्छी तरह नहीं लगेगी, अच्छा उत्पादन नहीं देगी। तो ये कहलाते हैं अजैविक कार्य। अन्य परिस्थितियां, जैसे कि अचानक आपके खेत में बारिश पड़ गई है, तो जमीन में क्या होगा, पानी पड़ने से आपकी जो बुआई करोगे तो अच्छा नहीं होगा, तो नुकसान होगा। अगर मान लो फसल रोडे की अवस्था में है या अच्छी ग्रोथ की अवस्था में अचानक पाला पड़ गया तो भी नुकसान है आपका। तो ये कहलाते हैं अजैविक कारक। तो इनको तो हम कुछ हद तक ही प्रबंध कर सकते हैं, इनका ये ईश्वर के हाथ में होता है ज़्यादातर। लेकिन जो हम प्रबंधन जिसका कर सकते हैं जैविक रोगों का, उसका हमें शुरू से उपचार करना चाहिए। तो हम बात करते हैं उनकी बीमारियों के बारे में और उनका निदान कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करें जैविक जो रोग होते हैं। शुरुआत में जो रोग आता है वो होता है अपना काली मस्सी, जिसे आप लोग काली मस्सी के नाम से हम इसको डाउनी मिल्ड्यू के नाम से भी जानते हैं और बर्गरोबिल आसिका के नाम से जानते हैं, कई नामों से जानते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी भाई इसके बारे से परिचित होंगे, जानते होंगे शायद। बता सकते हैं कोई कि क्या लक्षण दिखाई देते हैं इसके पौधे पर शुरुआत में? कोई किसान भाई बता सकता है? हाँ साहब बताइए आप। होता है क्योंकि हर बीमारी का उपचार भी अलग अलग होता है, अलग अलग दवाइयों से होता है ना।
तो हमें पहले ये पहचानना होगा कि रोग कौन सा है इसके अंदर। हाँ साहब। जमीन के पास जो फर्स्ट पत्ते होते हैं, फर्स्ट से है, उनकी निचली वाली परत काली पड़ जाती है और उसकी जो जड़ होती है जमीन के सतह पर वो भी काली पड़ती है। हाँ। उसको काली मिट्टी कहते हैं। हाँ देखो, काफी हद तक हमारे किसान भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। पहचानने की जरूरत है तभी आप उसका उपचार करो। हाँ बैठो साहब आप। तो देखिए साहब ने बताया कि छोटी अवस्था में जब 1 महीने की ही फसल होती है उसी समय से ये रोग चालू हो जाता है। यानी कि जो पत्तियां होती हैं उसके पीछे की तरफ आप पलट कर देखते हो तो पूरी काली वृद्धि रोगाणु की दिखाई देगी आपको, काली काली। वो क्या करते हैं, पत्ती के रस को चूस लेते हैं या अपना यूज कर लेते हैं। पत्तियां क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है और पौधा कमजोर हो जाता है और सिकुड़ जाती है। देखा होगा आपने। और अगर पलट के देखोगे तो उसमें इतने ज्यादा फंगस आ जाती है, जैसे अपने ब्रेड होती है ना, रोटी उसके ऊपर आ जाती है वैसे। तो आप सोचो उस पौधे की क्या हालत होगी, सारा भोजन तो वो ले रहे पौधे के। तो प्रारंभिक अवस्था में ही कहते हैं इसको हम संवैधानिक सिस्टमिक डिजीज के नाम से शुरुआत में आती है, प्रथम अवस्था। और इस अवस्था में जो पौधा ग्रसित हो गया वो तो पनपेगा ही, वो तो खत्म ही होना है। लेकिन सबसे बड़ा आगे रोग प्रसार करने का कारण भी वो पौधा ही है। कारण कि जो रोग के बीजाणु हैं, जो रोग कारक है, वो बीजाणु उसी पत्ती के नीचे है। वो हवा के द्वारा या जब पानी देते हो उसके द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच जाता है और उस पौधे को भी वो रोगी ग्रस्त कर देता है, संक्रमित कर देता है। जैसे अपन सुनना है कि आपका कोरोना के टाइम हुआ था या और भी कोई मलेरिया बीमारी और बीमारी होती है ना, उस तरह से ये रोग फैलता जाता है, पूरी फसल में फैल जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था में हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे पौधे जिनके अंदर ये रोग दिखाई दे रहा है, छोटा हो बड़ा हो, उसको तुरंत उखाड़ के जला देना चाहिए, ठीक, ताकि कुछ हद तक हम आगे उस रोग के प्रसार को रोक सकें। सबसे बड़ा पहला कारण। दूसरा होता है कि भाई ये बीज के द्वारा होता है या जमीन से होता है। मैंने पहले बताया था कि ये बीज भी पूर्व फसल के रोगाणु और बीजाणु होते हैं, उनकी वजह से। तो हमें भूमि का उपचार करना और बीज का उपचार करना भी जरूरी है। जरूरी है ना। तो बीज का उपचार करना सबसे पहले जरूरी है। तो बीजोपचार के लिए इस रोग के लिए जो दवा है उसका नाम मेटालेक्सी के नाम से आती है बाजार में, है ना, जिसकी 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करके बुआई। एक बात तो ये हुई। इससे और भी फायदा लेना है हमें तो आजकल बाजार के अंदर ट्राइकोडर्मा फॉर्मुलेशन यानी कि जैव कीटनाशक भी उपलब्ध है, लेकिन उसका पहचान उसके अंदर है कि नहीं, कब का वो पड़ा हुआ है, ये ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। आप लोग नहीं पहचान पाओगे उसके अंदर है कि नहीं है, लेकिन हम जो वैज्ञानिक लोग हैं हम परीक्षण कर लेते हैं हमारे लैब के अंदर कि भाई इसकी उपस्थिति है या रहती है। ये प्राय वो जीव है और जो डार्क पाउडर होता है ना उसके अंदर वो मिला करके आपको लोगों देते हैं, सभी फॉर्मुलेशन बनाते हैं। लेकिन उस फॉर्मुलेशन के अंदर जो जीव है, जो फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा जो फंगस है, जो कि प्रतिजैविक क्रिया रखती है, दूसरे पैथोजन रोगों को, रोग कारकों को खत्म करता है वो, तो उसके अंदर वो है कि नहीं ये भी जानना आवश्यक है। तो हमेशा जब भी खरीदो तो ये बहुत कितने दिन पुराना है, मैक्सिमम 3 महीने तक वो बीजाणु जो होते हैं उसके वो सर्वाइव करते हैं। उसके बाद उसकी संख्या कम होती जाती है और एक समय ऐसा तक उसमें होता ही नहीं, वो रेत होती है। जैसे अगर आपको पुराने शरीर थमा दिया हाथ में तो वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए जरूरी है। और अगर आपको डाउट हो तो उसका परीक्षण भी करवा सकते हो आप लोग कि भाई है भी कि नहीं इसके अंदर। तो कोई ऐसी प्रयोगशाला हो जहाँ से आप खरीदो, वो रजिस्टर्ड हो और दूसरा उसके अंदर सही वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, तभी आपको उसका लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल है। तो इससे भी आप बीजोपचार कर सकते हो। और इस खाद को, इसको जो आपका ट्राइकोडर्मा है उसको आप जमीन में भी मिला सकते हो, ताकि जमीन के अंदर रहने वाले जो रोग कारक हैं, इस रोग के जो बीजाणु हैं उनकी संख्या कम हो जाए। कारण ये होता है कि ये फंगस एंटीबायोटिक्स, आप जानते हैं एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन लगते हैं ना, तो वैसा एंटीबायोटिक्स ये सीक्रेट करता है, रिलीज करता है, यानी छोड़ता है जमीन के अंदर। और हमेशा जो पौधा होता है उसकी जड़ों के आसपास में अपना घेरा बना लेता है, यानी उठ करके वहाँ पे अपना भोजन लेता है, लेकिन वो पौधों को रोग पैदा नहीं करता है। रोग पैदा करने वाले जो होते हैं रोग कारक वो अलग होते हैं, ठीक।
उस रोग कारक करने वाले पौधे को ये खत्म करता है। उसको ये इसकी ये टेंडेंसी होती है, इसकी ये विशेषता होती है कि सिर्फ ये उन्हीं के ऊपर ही अटैक करेगा, उसके पुत्र को दूसरेगा, उसको सड़ा करके खत्म कर देगा। इसलिए हम आजकल कहते हैं कि ट्राइकोडर्मा फार्मेशन क्या है, कैसे यूज करें, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल इसके नीचे यही है। अब आप कहोगे सर आप तो 1 किलो की दोगे, हम आप तो 1 हेक्टेयर में है, हम कैसे लगाएं इसको, इतने थोड़ा सा पाउडर मिला में तो 1 किलो ही है। तो आप इस 1 किलो पाउडर से ही जो आपके फॉर्मुलेशन है उसको 100 किलो बना सकते हो। काफ़ी किसान भाइयों को पता भी है इस बारे में, लेते भी रहते हैं। तो जनरली या तो वर्मी कंपोस्ट आपके या फिर सड़ा हुआ गोबर का खाद हो, है ना, थोड़ा सूखा हुआ हो, उसको अच्छी तरह बारीक कर लो, एक तिरपाल ले लो, नीचे बिछा लो और उसके ऊपर 4 इंच मोटी उसकी लेयर बना दो, परत बना दो। और उसके ऊपर जो आपका 1 किलो का पाउडर का पाउच है या जो थैली है उसकी 4 बार थोड़ा सा पानी छिड़क दो उसके ऊपर, या रेस्ट दो या वैसे भी, तो क्या होगा, थोड़ा मॉइस्चर मिल जाएगा। फिर दूसरी परत लगाओ, फिर उसके ऊपर थोड़ा वो बचा हुआ एक पार्ट है वो छिड़क दो उसके ऊपर, फिर तीसरी चौथी, इसे 4 तरह की लेयर बना दो। लेयर बना के फिर उस बोरी का टाट आता अपने उसको ढक दो, उसको अच्छी तरह गीला कर दो और उसको फिर छायादार स्थान पर रहने दो। 5-7 दिन बाद जब उसको आप हटाओगे तो देखोगे उसके बहुत फंगस आ जाती है, ब्रेड पे या अचार पे आ जाती है ना, वैसी बहुत सारी सफेद में फंगस उसके दूर करती है। वो आपका ट्राइकोडर्मा ही है, क्योंकि उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर उसको आप अच्छी तरह मिला लो, जब बीज बुआई करो या उससे 5 दिन पहले खेत के अंदर आओ, तो धीरे धीरे वो खेत में पनप जाएगा और जो रोगाणु के बीजाणु है जो जर्मिनेट होते हैं उनको खत्म करने का काम करेगा। और ये प्रक्रिया सालों तक चलती रहेगी। इसलिए आजकल जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं सभी हैं वो ये आपको फ्री में भी देते हैं, शायद पहुँचाते हैं जब भी आपको बीज वगैरह देते हैं। तो ये आप लोग इसको काम में लेकर के भी आपकी मृदा को सुधार सकते हो, आपके खेत में सुधार कर सकते हो। तीसरी चीज़ सुधार करने की है आपकी, क्योंकि आप जानते हो कि अफीम बहुत ही मूल्यवान फसल है, सेंसिटिव भी है, सेंसिटिव मतलब सेंसिटिव है रोगों के प्रति, बहुत ज़्यादा कीड़ों के प्रति, क्योंकि जो महंगी होगी वही ज़्यादा सेंसिटिव होगी। इसलिए ये भी ध्यान रखना आपको कि इसके अंदर रोग ज़्यादा आते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपचार करें ताकि हम कम से कम नुकसान हो सके। तो तीसरी चीज़ और डाल सकते हो आप उसमें, वो होती है नीम की खली। अब नीम की खली में कुछ ऐसे एल्कलॉइड्स होते हैं जो रोग पैदा करने वाले जीवाणु हो, चाहे कीड़े हो, चाहे से आपके रोगाणु हो, फंगस हो, उन सभी को दूर भगा देते हैं या उसको कम कर देते हैं या मार देते हैं। ये उसके अंदर लक्षण गुण होता है नीम के अंदर। आपके नीम का पता है ना आपको क्या लक्षण है, तो वो अगर 2 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसमें डाल दो तो धीरे धीरे जमीन के अंदर उनकी संख्या, रोग पैदा करने वाले रोग कारकों की संख्या 15 हो जाएगी, संख्या कम हो जाएगी और आपकी मृदा बढ़ जाएगी, जिससे आपकी फसल अच्छी होगी। ये बात की आपको काफी किसानों को बताती है। तो ये भी डालना वो जो गोविंद सिंह जी कितनी बताइए, फसल है, कितनी बताइए, मूल्यवान फसल से आप ज़्यादा लाभ करना चाहते हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। अगर ये नहीं करोगे तो आगे नुकसान होना पड़ेगा। हम डाल सकते हो, जिसको पहले डाली होती है तो 3-4 साल पहले आप डाल रखी है तो कर सकते हो, है ना। और इसको नहीं डाली तो भी डाल सकते हो आप, ऐसा नहीं है। 2 क्विंटल 1 हेक्टेयर में तो ये आपको 10 सारी 50 किलो। अब आपको आगे क्या करना है, इसके बाद एक तरीका और होता है भूमि सुधार का। वो आगे 30 किलो की बोरी आवे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, 30 किलो की बोरी आवे, 50 की आवे। लेकिन लंबे एरिया में आप ज़्यादा क्षेत्रफल हो उसमें नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास 1 क्यारी 2 क्यारी है तो आपको सोइल स्टेरिलाइजेशन पद्धति को अपनाना चाहिए। इससे भी कम होता है आपके इसमें रोगों का जो प्रकोप बढ़ा हुआ रहता है। सब थोड़ा थोड़ा यूरोनी हमारा वीडियो डिजिटल भी तीसरी बात ये होती है कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, ये सिद्धांत है अपने अधिक उत्पादन के लिए और रोग और कीटों की मात्रा को कम करने के लिए। तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई मई जून का महीना होता है, उसमें जो डिस्फ्लो होता है ना उससे वो कट जमीन तो नीचे जितने भी जो कीड़े हैं, इंसेक्ट हैं या रोगाणु के जो रोग ऊपर आ जाएंगे और की वजह से वो खत्म हो जाएंगे, तो काफ़ी मात्रा में वो नोकलम भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो है प्रारंभिक उपचार होते हैं जो हमें करना ही चाहिए, जिससे कि मान लो कि 100% उसमें 6 सोइल है कि बीमार मृदा है, मिट्टी है, तो 50% उसका उपचार हो चुका है इससे।
तो ये करना बहुत जरूरी होता है आपको, ताकि आप आने वाले समय में किसी न किसी लाभ ले सकें। इसलिए 4 ग्राम हो जाएगी, 0.2% बोला ना मैंने, इसके 4 ग्राम, वैसे 2 ग्राम होती है, तो उसका स्प्रे भी आपको करना पड़ेगा, और वो ही 15 दिन के अंतराल पे तो होना पड़ेगा। तो उस रोग का काफ़ी हद तक आपका नियंत्रण हो जाएगा। आप उसके बाद फिर बढ़ते हैं, एक रोग और आता है, कौन सा आता है भाई, बताओ किसान भाई? सफेद मस्सी। सफेद मस्सी तो बहुत बाद में आती है ना, उससे पहले और आता तना तना देखो, तो तना सड़न रोग आता है। तना सड़न रोग अगर आपने देखा होगा, होता है ना पौधा, उसी वक्त पौधा एकदम से पता नहीं चलता रात को कैसा, दूसरे दिन आप देखें तो पूरा का पूरा पत्ता टूट गया, वो पौधा और टेढ़ा हो जाएगा, गया नीचे और जड़ इसकी खत्म हो गई। ऐसे पौधे को अगर आप उखाड़ करके देखोगे तो उसकी जो जड़ है, पोलर पोर्शन, यानी कि मिट्टी और जमीन के जो सारा है वहाँ सड़ जाता है वो। हाँ, वो वाली चीज़ पोलर पोर्शन बोलते हैं उसको हम, और तनाशनी बोलते हैं। अब ये रोग जो होता है ये भी एक कवक के द्वारा होता है, और उस रोग के जो रोगाणु होते हैं वो विशेष तौर से जमीन के अंदर होते हैं। तो हमने पहले बताया था आपको जमीन का उपचार करो आपने, तो जमीन का उपचार करने के लिए